जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 31 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है सोमवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते हैं कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हमारी पहली खबर रहेगी जिसमें हम जो मच्छु नदी है उसकी लोकेशन को देखने का प्रयास करेंगे कि उसकी लोकेशन कहाँ है और वो चर्चा में क्यों बनी हुई उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें GS3 इंडियन इकोनॉमी से संबंधित, जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो क्या है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है वो क्या है। यहाँ पर हम रक्षा कॉरिडोर को देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि C295 जो विमान है उसका निर्माण कौन सी कंपनियां मिलकर करेगी और कहाँ पर करेगी। इसको देखने के बाद हम देखेंगे जो उसी से संबंधित जो खबर रहेगी पेज नंबर 3 पर, उन दोनों को जोड़कर देखेंगे। यहीं पर हम जो असेंबली लाइन है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि असेंबली लाइन कैसी होती है और किस तरह से उसमें कार्य किया जाता है। फिर भारत में जो स्थिति है या भारत की जो स्थिति है विमान क्षेत्र में उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर मुद्दा आप में नए अध्यक्ष वर्सेस नया नेतृत्व, जैसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करिएगा कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है उसमें अध्यक्ष का बदलाव हुए हैं और अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ तो उसमें मल्लिकार्जुन जीते हैं चुनाव। तो आप इसे स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आप पेज नंबर 8 पर आइए। जरूरी है समान संहिता, तो GS2 से जोड़कर देख सकते हैं, इसे भी आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा निर्णय, तो जो BCCI ने जो निर्णय लिया था महिला और पुरुषों को समान मैच फीस देने का, तो उसको आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि उससे क्या असर होने वाला आने वाले समय में। फिर पेज नंबर 9 पर दे रखा है एकीकृत और आधुनिक भारत के वास्तुकार, तो इसे भी आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। GS1 से जोड़कर देख सकते हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़कर देख सकते हैं हम इनको, तो इसे भी आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे भारत और GCC यानी जो गल्फ कंट्री से उनको देखने का प्रयास करेंगे और दोनों के बीच में क्या समझौता होने वाला उसको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ की लोकेशन को देखेंगे GCC की, फिर वहाँ की जो इकोनॉमी उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहीं पर हम जो गंगा बेसिन है उसको भी समझ लेंगे, ये गंगा बेसिन कहाँ पर अवस्थित है, उसकी जो रिवर्स है उन सबको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम देखेंगे मच्छु डैम और मोरबी को देखने का प्रयास करेंगे और जो ये रिवर्स है कहाँ जाकर गिर रही है मच्छु रिवर्स उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे सोमालिया के मैप को देखेंगे, सोमालिया की जो लोकेशन उसको देखने का प्रयास, सोमालिया के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर कोरिया के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर साउथ कोरिया को देखेंगे, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन को फिर देखने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों जो चर्चा में क्यों बने हुए हैं। फिर हम नमामि गंगे जो योजना है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि उसके तहत क्या किया जाएगा। फिर हम गंगा नदी तंत्र को समझेंगे, फिर उसकी सहायक नदियों को देखेंगे। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे और विस्तृत रूप से जो प्रयाग बनते हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम उन्हीं को गूगल मैप में लोकेट करने का प्रयास करेंगे। फिर हम गल्फ ऑपरेशन काउंसिल को देखने का प्रयास करेंगे, उनकी कंट्रीज को देखेंगे, उनकी लोकेशन को देखेंगे, भौगोलिक स्थिति को। फिर उसके बाद हम जो मिडिल ईस्ट है उसकी इकोनॉमी को समझने का प्रयास करेंगे कि इसके इर्द गिर्द ही आज की जो जियो पॉलिटिक्स है वो घूमती है, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम C295 को देखने का प्रयास करेंगे, फिर इसको समझेंगे हम एक फाइल से। फिर टाटा और एयरबेस के बीच में जो समझौता हुआ उसको समझने का प्रयास करेंगे, समझौते के तहत क्या किया जाएगा उसको समझेंगे हम। C295 को समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे एक अन्य में से। फिर गुजरात के मैप का एनालिसिस करेंगे। गुजरात में हम वडोदरा को देखेंगे जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा जाएगा। फिर उसी गुजरात की जो लोकेशन है उसको देखने का प्रयास करेंगे, मैप का एनालिसिस करेंगे हम। फिर हम असेंबली लाइन को समझने का प्रयास करेंगे कि असेंबली लाइन कैसे कार्य करती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप स्वयं इमेज देखकर समझ पा रहे होंगे कि असेंबली लाइन में किस तरह से कार्य किया जाता है, किस तरह से हर जो पार्ट्स है उसको असेंबल किया जाता है। उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके तहत क्या किया जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स उसको देखेंगे हम। फिर हम जो रक्षा कॉरिडोर है उसको समझने का प्रयास करेंगे तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद हम देखेंगे MSME की जो क्लासिफिकेशन है उसको फिर हम एग्जाम्पल से देखने का प्रयास करेंगे MSME क्या होते हैं। आप इमेज देखकर आप भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि MSME किनको काउंट किया जाता है। फिर उसके बाद हम अंत में गूगल मैप में देख लेंगे जिन लोकेशन की हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। गुजरात के मोरबी में नदी पर बना केबल पुल टूटा, 90 मरे। तो 150 साल पुराने पुल पर हादसे के वक्त मौजूद थे 300 से ज्यादा लोग। मरम्मत के लिए लंबे समय से पुल पर 4 दिन पहले ही खोला गया था। तो गुजरात के मोरबी जिले में रविवार शाम करीब 6:30 बजे मच्छु नदी पर बना केबल पुल टूट गया। हादसे के वक्त पुल पर 300 से ज्यादा अधिक लोग मौजूद थे। 233 मीटर लंबा यह पुल करीब
150 वर्ष से पुराना था। मृतकों के जो अब यहाँ पर जो हादसा घटित हुआ उससे 90 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ बच्चे या कुछ लापता भी हैं और बहुत सारे घायल हुए हैं। तो अब देखते हैं कि सरकार ने इसके लिए क्या घोषणा की। तो मृतकों के स्वजन को केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए और प्रदेश सरकार ने 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से अलग अलग 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। तब जो नदी में हादसा घटित हुआ, अब इस नदी को देखते हैं कि कहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो आप देखिए ये गुजरात का मैप हो गया। तो आप मोरबी रिवर को देखिए। तो उससे पहले आप देखिए कि ये जामनगर हो गया, ये राजकोट हो गया और ये सुरेंद्र नगर हो गया। अब आप देखिए मच्छू डैम हो गया, फिर मच्छू डैम के बाद देखिए ये मोरबी जिला हो गया। उसके अलावा आप देखिए ये रन ऑफ कच्छ हो गया, जहाँ जाकर ये विलुप्त हो जाएगी। तो आप देखिए इसकी लोकेशन को। तो ये कौन दो जो जिले हैं, तो आप देखिए ये जामनगर और सुरेंद्र नगर है, उनके बीच में इसकी लोकेशन अवस्थित है मोरबी की। और मोरबी जिला जो मच्छू मोरबी रिवर है उसके किनारे अवस्थित है। इस रिवर के उत्तर में देखिए तो उत्तर में क्या दिख रहा है आपको, रन ऑफ कच्छ दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमें इसकी लोकेशन को देखना था। आप बढ़ते हैं अगली खबर पर। परिवहन विमानों का बड़ा उत्पादक बनेगा आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी। तो उसे जीएस3 इंडियन इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हैं। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम बढ़ाते हुए मोदी जी ने रविवार को गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C295 मालवाहक विमानों के निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। एयरबस और टाटा समूह संयुक्त रूप से इन विमानों का निर्माण करेंगे। इस परियोजना की लागत 22,000 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर मोदी जी ने कहा कि सरकार का विजन देश को आत्मनिर्भर बनाने का है, खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में। और यहाँ पर सरकार के ने जो कदम उठाया उनका भी जिक्र किया उन्होंने। विमान निर्माण का यह संयंत्र विमानन क्षेत्र में भारत का एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया के लिए निर्माण का बड़ा केंद्र बन रहा है और देश परिवहन विमानों का बड़ा उत्पादक बनेगा। मोदी जी ने कहा कि आर्थिक सुधारों की नई गाथा लिखी जा रही है क्योंकि सरकार की नीतियां स्थिर, उम्मीदों के मुताबिक व भविष्य उन्मुखी हैं। यहाँ पर उन्होंने मेक इन इंडिया और मेक फॉर द ग्लोबल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए उसका जिक्र किया और कहा कि किस तरह से भारत अपने सामर्थ्य को आगे बढ़ा रहा है। भविष्य में बड़े यात्री विमान भी भारत में ही बनेंगे। और उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि जो सरकार का लक्ष्य है 2025 तक रक्षा क्षेत्र में 25 अरब डॉलर के निवेश और रक्षा निर्यात 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के रक्षा कॉरिडोर्स में इससे मदद मिलेगी। और बात की जाए तो भारत ने सितंबर 2021 में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 22,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। तो जो वायुसेना के पुराने एवरो 748 विमानों को बदलने के लिए 56 C295 विमानों की खरीदने के लिए था। तो ये क्या सौदा था तो वो बता दिया। अब इसमें देखते हैं कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए C295 मालवाहक विमानों के उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की दिशा में एक मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि भारतीय निजी क्षेत्र में पहली बार ऐसा होगा जिसमें कलपुर्जे से लेकर असेंबली तक विमान का निर्माण देश में ही होगा। यहाँ बनने वाले विमान वैश्विक मानक वाले होंगे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में एक ताकत बनकर उभर रहा है भारत। देश भर के सैकड़ों MSC यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन विमानों के निर्माण के लिए पुर्जे उपलब्ध कराएंगे। तो अब इसी से संबंधित जो पेज नंबर 3 पर खबर दे रखी है उसको भी जोड़ लेते साथ में। भारतीय रक्षा क्षेत्र को लगेंगे पंख। तो अब इसी में जो ये दे रखे इन जानकारी को हम देखते हैं कि क्या दे रखी है यहाँ पर जानकारी। तो पहला मेक इन इंडिया एरोस्पेस प्रोग्राम। तो यह एरोस्पेस से जुड़ा निजी क्षेत्र का पहला मेक इन इंडिया प्रोग्राम है जिसमें पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इस फैक्ट्री में विमान की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर असेंबलिंग और टेस्टिंग तक सभी सुविधाएं होंगी। इतना ही नहीं, विमान की डिलीवरी के बाद उसका रखरखाव भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होगा। वडोदरा के इस कारखाने में 40 विमान बनाए जाने हैं। किसी विमानन में स्वदेशी उपकरणों की भूमिका के मामले में यह भी सर्वाधिक होगा। एयरबस स्पेन में जितना काम करती है उसका 96% वडोदरा के इस कारखाने में होगा। तो ये बता दिया किसका कि पहला जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत क्या किया जाने वाला है या उसका क्या फायदा होगा भारत को। विमानन उद्योग के लिए अनूठा अवसर। तो रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से भारत के निजी क्षेत्र के समक्ष विमानन उद्योग में कदम बढ़ाने का एक नया अवसर खुलेगा।
इससे विमानन उद्योग की आयात पर निर्भरता कम होगी, निर्यात के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन विमानों से जुड़े पार्ट्स, सब असेंबली के जो काम है वो देश के 55 MSME करेंगे, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस करेंगे। उसके अलावा और क्या बात की गई है, तो बड़े बदलाव से गुजर रहा है देश का रक्षा क्षेत्र। बड़े बदलाव से गुजर रहा है देश का रक्षा क्षेत्र। मेक इन इंडिया की पहल ने देश के रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। मिसाइल, फील्ड गन, टैंक, एयरक्राफ्ट कैरियर, ड्रोन, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बनाने तक के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। रक्षा क्षेत्र की आधुनिकीकरण की अधिकतम जरूरतों को स्वदेशी स्तर पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी में जो C295 का निर्माण देश के रक्षा क्षेत्र की आधुनिकीकरण की पहल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में के लिए जो पंख लगाएगा। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया उन सबको हम विस्तृत रूप से देखते हैं। तो यहाँ पर एक असेंबली लाइन का जिक्र किया गया है। उसके बाद हम पहले पेज पर चले तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेक इन इंडिया का जिक्र किया है, रक्षा कॉरिडोर की बात की गई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का जिक्र किया। तो इन सबको देखते हैं हम एक एक करके। आप इस इमेज से समझिए कि ये इमेज आपने हर कहीं ना कहीं देखा होगा, तो आप इस इमेज से लगाने का प्रयास कीजिए कि ये जो अंदर मशीनरी के जो पार्ट्स है या जो असेंबली लाइन जो आपको दिखाई दे रही थी तो इसका क्या मतलब है, तो आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब हम देखते हैं जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसका क्या शुरुआत कब की गई थी। तो भारत को वैश्विक नवाचार और विनिर्माण केंद्र यानी इनोवेटिव और मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलने के लिए तैयार भारत सरकार ने सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, तो इसके लक्ष्य देखिए, तो निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचारों को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा की रक्षा करना, श्रेणी के बुनियादी ढांचों में सर्वश्रेष्ठ निर्माण करना, व्यापार करने में आसानी करना, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना, बायोटेक नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने के लिए राज्य साझेदारी को बढ़ाना, वैश्विक स्टार्टअप कनेक्ट बनाए जाएंगे। तो ये सब इसके तहत किया जाएगा। अब इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स को देखिए आप। अब मैंने जो आपको अभी पहले जो बताया था इंट्रोडक्शन टू मेक इन इंडिया, तो ये कहाँ से बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये जो बार्क की साइट है वहीं से बताया मेक इन इंडिया बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर मेक इन इंडिया दिखाएगा, तो उसका इंट्रोडक्शन तो आपको दिखा दिया। अब ये किस सेक्टर में शुरू किया जाएगा, तो आप यहाँ पर सेक्टर को देखिए, तो मेक इन इंडिया 1.0, मेक इन इंडिया 2.0 को देखिए, तो यहाँ पर आपको सेक्टर दिखाई दे रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो उसमें आपको देखिए तो एरोस्पेस एंड डिफेंस को दिखाया गया है, ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट्स को दिखाया, फार्मास्यूटिकल को दिखाया गया है, बायोटेक्नोलॉजी को, कैपिटल गुड्स को, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स को, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स को, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, लेदर, फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, शिपिंग, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सर्विस सेक्टर में देखिए तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, उसके अलावा टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटिंग, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज, एनवायरमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज। तो ये सब इंक्लूड किया गया है किसके अंदर, मेक इन इंडिया के अंतर्गत। इसमें पार्टनरशिप का भी दिखाया गया है स्टेट पार्टनरशिप के अंदर, तो यहाँ पर कुछ दिखाया गया है पंजाब को। तो इस तरह से आप अगर और भी इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर वही इंट्रोडक्शन टू मेक इन इंडिया को दिया गया है जो हमने भी सामने जिक्र किया है। अब इसी में बात की जाए तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए मेक इन इंडिया के, तो इस प्रोग्राम का जो मेन फोकस है वो क्या है, जो हैवी इंडस्ट्री है, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको रोजगार मुहैया कराना। जो हैवी इंडस्ट्री है ये मैन्युफैक्चरिंग हब है वो भारत में विकसित करना और जो हमारे दूसरे देशों पर निर्भरता है उसको कम करना। उसके अलावा आप देखिए जो द प्रोग्राम इज लॉन्च टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, टू बूस्टर इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देना, दूसरा है कि सुविधा निवेश में सुविधा मुहैया कराना, स्किल डेवलपमेंट को इन्हेंस करना, दूसरा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी सुरक्षा करना, टू बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अच्छे गुणवत्ता वाले मैन्युफैक्चरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका निर्माण करना। तो अभी हमने जो देखा था उसी को हमने जो अंग्रेजी में देख लिया एक बार। अब आप रक्षा कॉरिडोर को देखिए तो दो रक्षा कॉरिडोर है, एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। तो आप तमिलनाडु को देखिए तो इसमें आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी कि किन लोकेशनों को जोड़ा जाएगा रक्षा कॉरिडोर के तहत। अभी इन्हीं को पर्टिकुलर मैप में देखिए, अभी तमिलनाडु की मैप को देखिए तो आपको यहाँ पे जो रेड कलर में जो डॉट्स दिखाई दे रहे वो क्या होगा, नोट्स जो आपको सप्लाई चेन दिखाई दे रही होगी, ये पोर्ट्स का लोगो दिखाई दे रहा होगा, ये एयरपोर्ट्स का दिखाई दे रहा होगा।
तो आप देखिए कि जो रक्षा कॉरिडोर है उसमें होता क्या है। तो मेन जो कुछ सिटी होती है, अब आप चेन्नई को देखिए तो चेन्नई में क्या हो गया, तो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए अच्छे जो प्लांट्स है, आर्म्ड व्हीकल के लिए अच्छे प्लांट्स है, हैवी इंजीनियरिंग है और आईटी है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब तिरुचिरापल्ली को चलिए तो यहाँ पर आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको बेल दिखाई दे रही होगी, नहीं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी दिखाई दे रही होगी, हैवी इंजीनियरिंग। अब आप यहाँ कोयम्बटूर को चलिए तो यहाँ पर आपको मशीन टूल्स दिखाई दे रहे होंगे, जनरल एंड हैवी इंजीनियरिंग। अब आप सलेम चलिए तो यहाँ पर आपको स्टील, एल्यूमिनियम और स्टील इंडिया ऑफ सेल दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा आप होयसर चलिए तो आपको यहाँ पर हैवी इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखिए कि इन सब जो सिटी इनकी कुछ कुछ खास विशेषताएं, तो अब कैसे किए जाए कि अब हमें जैसे कोई मतलब व्हीकल निर्माण करना है या कोई विमान निर्माण करना है, तो हमें हम अब जैसे चेन्नई की कुछ खास विशेषता रहेगी, तिरुचिरापल्ली की कुछ खास विशेषता रहेगी, कोयम्बटूर की, सलेम की, होयसर की कुछ खास विशेषता रहेगी। तो अब इन सबको कैसे कनेक्ट किया जाए, तो इसी का कॉन्सेप्ट होता है रक्षा कॉरिडोर या जिसे डिफेंस कॉरिडोर बोल सकते हैं। अब यहाँ से कुछ पार्ट्स बने, अब यहाँ से कुछ पार्ट्स बनेंगे, यहाँ से कुछ पार्ट्स बनेंगे, तो इन सबको एक तरह से एक असेंबली लाइन में फिट करना है कि जैसे ही मान लो चेन्नई से कुछ पार्ट बने वो तिरुचिरापल्ली गए, तिरुचिरापल्ली से कोयम्बटूर गए, कोयम्बटूर से सलेम गए और सलेम से होयसर गए, होयसर में उनको सबको असेंबल करके एक जो विमान है या जो भी क्षेत्र है उसका निर्माण कर दिया जाएगा। तो इसी तरह जो रक्षा कॉरिडोर है उसको जो कॉन्सेप्ट है वो आता है कि किस तरह से इसको सप्लाई चेन एक तरह से पूरी तरह से फिट की जाए। अब आप डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपी का देखिए तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, आगरा, अलीगढ़, तो इनकी कुछ खास विशेषता रहेगी। तो वो जो विशेषता है उनको मिलाकर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने का काम ही जो रक्षा कॉरिडोर के तहत किया जाएगा। अब हमने जो एमएसएमई की बात की थी तो उसको देख लेते। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब आप देखिए कि जो पुरानी जो एमएसएमई की जो क्लासिफिकेशन थी उसका क्राइटेरिया क्या था, तो आप इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट देख पा रहे होंगे। और जो अभी रिवाइज या संशोधित जो एमएसएमई की जो क्लासिफिकेशन उसमें देखी तो उसमें क्राइटेरिया क्या हो गया, तो उसमें इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया। बाकी आप पुरानी को देखी तो इसमें आप देख पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस, तो दोनों के लिए अलग अलग था कि आप माइक्रो में देखिए तो जो इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता तो 25 लाख था, उससे नीचे था मतलब, और सर्विस सेक्टर में 10 लाख से नीचे इन्वेस्टमेंट था। स्मॉल में चलिए तो मैन्युफैक्चरिंग में आप देख पा रहे होंगे कि 5 करोड़ से नीचे, और इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ से नीचे। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में मीडियम में देखिए तो आपको इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे और इन्वेस्टमेंट जो सर्विस सेक्टर वाला था उसमें 5 करोड़ से नीचे। लेकिन अभी जो संशोधित क्लासिफिकेशन उसमें क्या किया गया, सिंप्लीफिकेशन किया गया उसकी क्लासिफिकेशन को। तो आप देखिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को साथ में कंबाइन कर लिया। अब यहाँ पर दोनों में माइक्रो की बात की तो दोनों में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से नीचे होना चाहिए और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। स्मॉल की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से नीचे और टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे होना चाहिए। और मीडियम की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से नीचे और टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे रहना चाहिए, तभी उसको एमएसएमई या जो दर्जा है वो मिलेगा और उसी के अनुसार उसको सुविधाएं दी जाएगी, या जो भी टैक्स में जो रिडक्शन है, जो भी कटौती है, जो भी रियायतें हैं वो मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आप पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि जो एमएसएमई की जो संशोधित क्लासिफिकेशन उसमें क्या इंक्लूड किया गया है माइक्रो के लिए, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे और टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे। तो इस तरह से जो प्रीलिम्स है उसमें प्रश्न बन सकते हैं, बाकी इकोनॉमिक्स में तो प्रश्न बनते ही हैं। उसके अलावा आप एग्जाम्पल को देखिए एमएसएमई को, तो आप देख पा रहे होंगे, इमेज से समझने का प्रयास कीजिए कि आपको यहाँ पर तरह तरह के डिफरेंट इमेज दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आपको एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आप देखिए तो आपको कुछ बुक्स जैसी दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर आपको जो टीवी जैसी कंपोनेंट दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कुछ मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आप देखिए तो कुछ आपको इक्विपमेंट दिखाई दे रहे होंगे। अब आप चलिए एक अन्य इमेज से, तो आप समझिए कि ये आपको काई का इमेज दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो आप देखिए और समझिए इनको। अब आप देखिए एक इंडस्ट्री का दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, तो ये एक कमरे का साइज दिखाई दे रहा है, यानी एक छोटे लेवल पर जो इंडस्ट्री जैसे काम है जहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो ये इक्विपमेंट का निर्माण कर रहे हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम ही होगा क्योंकि छोटे से कमरे की साइज में जो मशीन लगाकर ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप एक अन्य इमेज को देखिए तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो पेड़ पौधे से जो रहते हैं उनके अवशेष, या जैसे आप बांस ले सकते हो तो बांस से किस तरह से वो टोकरियां का या अन्य जो वस्तु उनका निर्माण कर रहे हैं। अब आप एक अन्य इमेज को देखिए तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक महिला जो पतंग का निर्माण कर रही है।
तो आप देखिए इन सभी को किस में काउंट किया जाता है, तो इन सभी को एमएसएमई में काउंट किया जाता है, क्योंकि ये जो एमएसएमई की जो क्लासिफिकेशन उनके अंदर आ जाते हैं। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आपको दिख रहा होगा कि 1 करोड़ से नीचे ही है, टर्नओवर भी बहुत ही 5 करोड़ से नीचे। तो ये इस तरह से इनको एमएसएमई में काउंट किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। अगली खबर पे बढ़ने से पहले हम असेंबली लाइन को देख लेते हैं। तो आप इस इमेज को देखिए और इस इमेज से समझने का प्रयास कीजिए कि ये असेंबली लाइन किसकी दिख रही होगी आपको। तो आपको ये जो कार है उसकी असेंबली लाइन दिख रही होगी। आप यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक काम हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, उन सब का इस्तेमाल कितने बेहतरी से किया जा रहा है कि जो सारे पार्ट्स है वो एक तरह से उस कार के लगा दिए जाते हैं। किसके थ्रू? जो ये रोबोटिक्स की तरह काम कर रहे हैं इनके थ्रू। अब आप देखिएगा किस तरह से जब ये आगे बढ़ती हैं तो इसमें कुछ जो वर्कर्स है उनका काम रहता है, फिर वो इसमें कुछ डिजाइन करते हैं। उसके अलावा इसके कुछ गेट्स है, पार्ट्स है, वो लगाते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर अब आगे बढ़ेगी तो इसमें टायर्स का काम होगा, उसके बाद इसमें कलरिंग कर दी गई है, उसके अलावा इसमें और अन्य कंपोनेंट्स वो लगाए जाएंगे, फिट किए जाएंगे। उसके अलावा फिर आगे बढ़िए जब एक कार निर्माण हो गई तब आप उसको देखिए कि उसकी टेस्टिंग की जा रही है कि क्रिएटिव कर दिया, प्रोसेस हो गई, अब उसमें कोई जीरो डिफेक्ट तो नहीं है, तो उसको एक बार चेकिंग कर ली जाए। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको वर्कर्स दिखाई दे होंगे काम करते हुए। यहाँ पर आपको टायर्स के जो इमेज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो लोग हैं वो काम करते दिखाई दे रहे होंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से रोजगार का निर्माण करते हैं। अब आप इसी इमेज में देख पा रहे तो आपको कितने जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, यानी कितने लोगों को रोजगार भी दे रहा है, उसको भी लिंक कीजिए आप। अब आप देखिए कि एक फाइनल कार बनकर आपके सामने रेडी हो गई। तो आप देखिए कि किस तरह से जो असेंबली लाइन है वो कार्य करती हैं, इसमें किस तरह से लोगों को रोजगार मिलता है, किस तरह से जो टेक्नोलॉजी उसका इनोवेशन होता है, किस तरह से जो आने वाले समय में जो आधुनिक टेक्नोलॉजी उनका इस्तेमाल करके बेहतरी जो प्रोडक्ट है उनका निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से आप समझिए कि असेंबली लाइन क्या होती है, किस तरह से काम करती है। बाकी आप कौन स्वयं समझ गए होंगे इसमें किस तरह से काम होता है। बाकी आपको एक पिक्चर क्रिएट करनी थी आपकी इमेज में। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत जीसीसी में शुरू हो सकती है मुक्त व्यापार वार्ता। तो भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता को लेकर वार्ता अगले महीने शुरू होने की उम्मीद है। तो एक अधिकारी ने कहा कि एफटीए से दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहन मिलेगा। जीसीसी खाड़ी देश है, उसमें 6 देश है जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल है। अब यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की तो इसमें क्या है कि जो दोनों देश है या दोनों पक्ष है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के जो आयात निर्यात है उसमें जो रिडक्शन है, जो बैरियर्स है या जो भी रेस्ट्रिक्शन है उनको धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। तो उसी को हम एफटीए कहते हैं। अब हम चलते हैं जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है उसका इमेज को देखते हैं। तो आप देखिए तो ये रेड सी हो गया, ये पर्शियन गल्फ हो गया और ये इंडियन ओशन हो गया, ये गल्फ ऑफ एडन हो गया। तो आप इनकी लोकेशन को देखिए तो ये मिडल ईस्ट में आ गए हैं। दूसरा है कि यहाँ पर कंट्रीज को देखिए तो आप सऊदी अरब जो जीसीसी में सबसे बड़ा कंट्री दिख रही होगी, उसके बाद ओमान को देखिए तो वो, फिर उसके बाद आती है यूएई, उसके अलावा फिर आती है कतर, उसके बाद कुवैत और फिर अंत में आती है बहरीन। तो इस साइज के अनुसार भी पूछ सकते हैं हमसे प्रीलिम्स में, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं होता है कि वो किस तरह से आपसे प्रश्न कर सकता है। उसके अलावा सऊदी अरब की राजधानी को देखी तो रियाद हो गई, कतर की राजधानी दोहा हो गई है, यूएई की अबू धाबी हो गई है, ओमान की मस्कट हो जाती है। उसके अलावा आप देखिए कुवैत की कुवैत सिटी हो जाती है, बहरीन की मनामा इसकी राजधानी हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखिए कि पर्शियन गल्फ से किन की सीमा लग रही है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, तो कुवैत की लग रही है, यूएई की लग रही है, बहरीन की लग रही है, कतर की लग रही है, यूएई की लग रही है, ओमान की जो सीमा है इससे लग रही है। उसके अलावा आप और भी देख सकते हैं कई अन्य किन देशों की सीमा लग रही है। तो इधर आपको दिख रहा होगा कि ईरान से भी इसकी सीमा लग रही है। अब आप देखिए कि जीसीसी के दक्षिण में क्या आ जाता है, तो इधर इंडियन ओशन आ जाता है, ये गल्फ ऑफ एडन आ गई, इधर रेड सी आ गया है। तो वो किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजर रही है। तो इस तरह से आप देखते रहिए इसकी मैप को। अब आप देखते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो कहाँ घूमती है, तो वो जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ घूमती है, तो वो इकोनॉमिक पे घूमती है कि किसी देश का कितना महत्व है। तो जैसे हम बात करें किसकी, तो जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, तो आप देखिए कि सऊदी अरब हो गया, तो इसकी जो मेन है जो किस पे डिपेंड है इसकी इकोनॉमी, तो वो ऑयल पे डिपेंड है। यूएई की देखिए तो ऑयल पे डिपेंड है। उसके अलावा ओमान को देखिए तो पेट्रोलियम पे डिपेंड है। कतर को देखिए तो आपको दिख रहा होगा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे इसकी इकोनॉमी डिपेंड है। उसके अलावा बहरीन को देखिए तो पेट्रोलियम पे डिपेंड है, कुवैत को देखिए तो ऑयल पे डिपेंड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनकी इंडस्ट्री किस पे डिपेंड है, यानी आप देख पा रहे होंगे कि जो ज़्यादातर जो मिडिल ईस्ट है या उसकी जो इकोनॉमी है तो आपको ऑयल एंड जो रिलेटेड प्रोडक्ट उस पर डिपेंड है। उसके अलावा आप यहाँ और भी देखिए, जैसे आप यहाँ पर जॉर्डन को देखिए तो आप जॉर्डन को देख पा रहे होंगे कि इसकी इंडस्ट्री क्लोथिंग पर डिपेंडेंट है। बाकी ये ऑयल पे मेन डिपेंडेंट है। अब आप ऐसा मत समझिएगा कि ये ऑयल पे डिपेंड है,
क्योंकि मेजर ऑयल कंपोनेंट, बाकी और भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे भारत में भी आप देख सकते हैं। अब आप जॉर्डन को देखिए तो क्लोथिंग हो गया। अब यहाँ पर आप इराक को देखिए तो क्रूड ऑयल हो गया। सीरिया को देखिए तो ऑयल हो गई। ईरान को देखिए तो आपको पेट्रोलियम दिख रहा होगा। इसके अलावा आप अफगानिस्तान को देखिए तो ओपियम दिख रहा होगा आपको। इधर मिडल ईस्ट में चलिए, माफ कीजिए, जो सेंट्रल एशिया उसमें चलिए तो आपको कजाकिस्तान में देखिए तो ऑयल पर मेन डिपेंडेंट है। अब तुर्कमेनिस्तान को देखिए तो क्रूड ऑयल एंड गैस पे इसकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। अब आप इसके ऊपर चलिए, तुर्कमेनिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान को देखिए तो आपको एनर्जी प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहा होगा। अब तजाकिस्तान और किर्गिस्तान को देखिए तो एल्यूमिनियम और गोल्ड पेन की इकोनॉमी डिपेंडेंट है। अब आप यहाँ पर देखिए तो एक कैस्पियन सी दिखाई दे रहा होगा आपको। इधर रशिया को देखिए तो रशिया में आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहा होगा। अब आप यहाँ पर यूक्रेन को देखिए तो यूक्रेन में आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्रीमिया वाला दिखाई देगा प्रायद्वीप। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड केमिकल पे इसके इकोनॉमी डिपेंडेंट है। अब आप तुर्की के मैप को देखिए तो आपको अपैरल एंड फूड स्टेप्स इसकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। बाकी आप यहाँ पर देखिए जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मीनिया को देखिए तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा व्हीकल है। उसके अलावा पिग आयरन है, ऑयल एंड गैस पर इनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। तो ये व्हीकल वाला जॉर्जिया हो गया, ऑयल एंड गैस वाला अजरबैजान हो गया, और पिग आयरन वाला क्या हो गया तो ये आर्मीनिया हो गया। उसके अलावा आप इजराइल में आइए तो आपको इजराइल में दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा। उसके अलावा फिलिस्तीन में देखिए तो स्ट्रॉबेरीज हो गई हैं। उसके अलावा लेबनान में देखिए तो आपको ज्वेलरी दिखाई दे रही होगी, तो सिट्रस जो देश है वो दिखाई दे रहा होगा। तो आप समझिए कि इनका महत्व क्यों है, क्यों आज जो जियोपॉलिटिक्स है वो आज भी जो मिडल ईस्ट के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो आप इनकी इकोनॉमी से ये चीज़ें समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। सोमालिया की राजधानी में हुए 2 कार बम विस्फोट में 100 की मौत। तब हम सोमालिया की मैप को देखते हैं। तो सोमालिया को देखने से पहले उसकी अफ्रीका में आप लोकेशन देखिए तो किस दिशा में आ गए, तो पूर्व की दिशा में आ जाता है। इक्वेटर इससे होकर गुजर रही है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में अवस्थित है। इसकी सीमा इंडियन ओशन से लग रही है। इधर अरब सागर से इसकी सीमा लग रही है, इधर रेड सी से इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा देखिए लेक विक्टोरिया इसके किस दिशा में अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। प्राइम मेरिडियन की ये पूर्व में अवस्थित है। उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में अवस्थित है। उसके अलावा मिडल ईस्ट के दक्षिण में अवस्थित है। ये मेडिटेरियन सी हो गया, ये रेड सी हो गया, ये साउथ अटलांटिक ओशन हो गया है। तो आप देखिए इसकी लोकेशन को। अब हम इसके पर्टिकुलर मैप पे चलते हैं। तो आप इसकी सीमाओं को देखिए, तो सीमा किससे लग रही है, तो आप इथोपिया से इसकी सीमा लग रही है, जिबूटी से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा केन्या से इसकी सीमा लग रही है। इसके उत्तर में क्या होगी तो गल्फ ऑफ एडन हो जाती है। इसके पूर्व में क्या होगी तो इंडियन ओशन हो गया, और इसमें इक्वेटर होकर इससे गुजर रही है। मोगादिशु इसकी राजधानी हो जाती है। सेबेली रिवर्स हो गई है, ये जोबा रिवर्स हो गई है, और यहाँ पर देखिए मरका अवस्थित है। तो ये 2 महत्वपूर्ण रिवर्स हो जाती है, एक जुबा रिवर्स और एक शेप बेले रिवर्स हो जाती हैं, जिसके किनारे मोगादिशु इसकी जो राजधानी है वो अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए ये ओगाटन डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा आप देखिए कार दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा बेरा जो ये सिटी अवस्थित है। उसके अलावा जिबूटी को देखिए तो जिबूटी की राजधानी जिबूटी सिटी हो जाती है। उसके अलावा आप होर्डियो को देखिए, एल को देखिए, ओबियो को देखिए, तो इसके कुछ पोर्ट्स हो जाते हैं जो समुद्र के किनारे अवस्थित हैं। उसके अलावा आप और भी महत्वपूर्ण शहरों को देख सकते हैं। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। 22 विदेशियों समेत 153 की मौत से सदमे में दक्षिण कोरिया। तब दक्षिण कोरिया की मैप को देखते हैं हम। तब दक्षिण कोरिया की लोकेशन को देखिए तो ये क्या हो गया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23 डिग्री के उत्तर में हो गया, और ऊपर देखिए ये आर्कटिक सर्कल है यानी 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के दक्षिण में हो गया। और उसके अलावा आप देखिए इसकी एशिया में लोकेशन किधर होगी तो पूर्व में हो गई है। उसके अलावा आप देखिए ये चाइना के किस दिशा में अवस्थित है, तो पूर्व में अवस्थित है। जापान की किस दिशा में अवस्थित है, तो आप देख पा रहे होंगे पश्चिम में अवस्थित है। ये पैसिफिक ओशन से इसकी सीमा लगती है। और उसके अलावा आप देखिए इसकी लोकेशन को, जिसके उत्तर में क्या हो गया तो नॉर्थ कोरिया हो जाता है। कोरिया की बात की जाए तो इसके आप पूर्व में देखिए तो पूर्व में क्या हो गया, आपको पूर्व में दिखाई दे रहा होगा सी ऑफ जापान हो गया। पश्चिम में क्या दिखाई दे रहा होगा, येलो सी होगा। तो इन दोनों के बीच में इसकी अवस्थिति है। इसके अलावा आप दक्षिण में देखिए तो आपको दिख रहा होगा जेजू स्टेट हो जाती है। इसके उत्तर में देखिए तो नॉर्थ कोरिया हो जाती है, और इसकी राजधानी क्या हो जाती है तो सियोल इसकी राजधानी हो जाती है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण रिवर्स को देखिए तो आपको यहाँ पर हेन रिवर दिखाई दे रही होगी, नाक टोंग रिवर दिखाई दे रही होगी, गम रिवर दिखाई दे रही होगी। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हो जाती है जो इससे संबंधित है, साउथ कोरिया से संबंधित है। अब इसके कुछ माउंटेन्स को देखिए तो इसके उत्तर में क्या हो जाता है तो ताइबेक माउंटेन्स हो जाता है। इसके दक्षिण में चलिए तो आपको दक्षिण में आपको दिख रहा होगा सोबेक माउंटेन्स। तो ये 2 महत्वपूर्ण माउंटेन्स इसमें अवस्थित हैं। उसके अलावा आप देखिए इसके जो कोरियन स्टेट है वो किन 2 देशों के बीच में अवस्थित है,
तो इधर आपको दिख रहा होगा जापान और साउथ कोरिया उसी थे। इसके अलावा आप तुशिमा को देखिए तो जापान का हिस्सा हो जाता है। जेजू स्टेट को देखिए तो किसको बीच में हो गई, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये साउथ कोरिया का महत्वपूर्ण जो मेन भूमि हो गई, और ये जेजू आइलैंड्स हो गए, इन दोनों के बीच में हो जाती हैं। उसके अलावा जेजू आइलैंड्स पे देखिए तो आपको माउंट हल्ला दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा आप साउथ कोरिया के महत्वपूर्ण शहरों को देखिए तो इंचियोन हो गया है, ये बुशान हो गया, ये डेगू हो गया है, और ये फेरी सिंकिंग हो गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी सिटी हो जाती है, तो इस तरह से हमें देखना है। और जो यहाँ पर आपको 38 डिग्री दिखाई दे रही की माफ कीजिए अक्षांश, तो ये दोनों के बीच में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में एक डिवाइडिंग का काम भी करती हैं। और पूछ सकता है वो प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये मैप देखना था। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तराखंड को नमामि गंगे में जल्द मिलेगी 100 करोड़ की सौगात। तो इसे GS1 से जोड़ सकते हैं, गंगा बेसिन से। तो देखते हैं कि खबर क्या है। तो उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता और निर्मलता के उद्देश्य से चल रही नमामि गंगे परियोजना में राज्य को जल्द ही 100 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना की सौगात मिल सकती है। इस संबंध में राज्य की ओर से भेजी गई 12 परियोजनाओं की DPR यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन परीक्षण कर रहा है। गंगा के उद्गम स्थल गौमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा तटों से लगभग 15 नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और नालों की टैपिंग का कार्य लगभग पूर्ण होने के बाद सरकार ने गंगा की सहायक नदियों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस कड़ी में विभिन्न नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों को नमामि गंगे परियोजना में शामिल करने के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रस्ताव में निरंतरता में भेजे जा रहे हैं। तो अब मेन मकसद ही इसका क्या है, जो नमामि गंगे परियोजना चला जा रहा है, तो इसका मेन मोटिव यही है कि किस तरह से जो गंगा नदी जो प्रदूषित हो चुकी है अब उसको किस तरह से वापस क्लीन किया जाए। तो आप देखिए कि जो नमामि गंगे है उसके तहत क्या क्या किया जाएगा। तो सीवेज जो ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बिल्ड किया जाएगा। उसके अलावा आप देखिए जो सरफेस है गंगा की उसको क्लीन किया जाएगा। जो उसके किनारे है तो वहाँ पर वनों को बढ़ावा दिया जाएगा यानी वृक्षारोपण किया जाएगा। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग यानी जो इंडस्ट्री से जो निकलता है सीवेज उसका ट्रीटमेंट या उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन सा इंडस्ट्री उसको ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहा है और उस पर जो कार्यवाही है वो की जा सके। दूसरा है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है वो किए जाएंगे। दूसरा है कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी गंगा की जो गंगा डॉल्फिन की हम बात करते हैं तो उसका किस तरह से संरक्षण किया जाए, क्योंकि प्रदूषण की वजह से उनकी संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दूसरा है कि पब्लिक अवेयरनेस या जन जागरूकता किस तरह से बढ़ाई जाए कि जो लोग घूमने जाते हैं गंगा में या जहाँ पर जो साथ है या जो भी अन्य गतिविधियां करते हैं तो वो उस गंगा को प्रदूषित ना करे। दूसरा है कि जो गंगा ग्राम का निर्माण किया जाएगा जहाँ पर जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो केमिकल की जो अभी खेती की जा रही थी उससे जो केमिकल वो रिस्क कर गंगा में चले जाते थे जिसकी वजह से जो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी की जैव विविधता है वो प्रभावित हो रही थी। तो उसी को रोकने के लिए गंगा ग्राम का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो आप देखिए कि सिंपल सी बात है कि जो गंगा प्रदूषित हो गई तब उसको आप किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उसका पता लगाना पड़ेगा कि हाँ प्रदूषित की वजह क्या है, यानी तो आप फिर जब प्रदूषण की वजह आपको पता चलेगी तो आप उसके लिए उसके उपचार के कारण भी ढूंढ लेंगे कि या उसका निपटान किस तरह से किया जाए। तो हम देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। तो आप देखिए ये गंगा नदी हो गई मेन। अब इसकी सहायक नदियों को देखिए तो आप देख पा रहे होंगे कि जो बाएं नदी से इसमें कौन सी आके मिल रही है। तो आप गोमती को देखिए, घाघरा को देखिए, गंडक को देखिए, कोसी नदी आपको दिखाई दे रही होगी। अब आप दाएं तरफ चलिए तो दाएं तरफ से आपको देख रही होगी यमुना जिसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी हो जाती है। उसके अलावा देखिए सोन नदी को देखिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियां हो जाती है। उसके अलावा आप देखिए ये यमुना, तो यमुना की सहायक नदी कहाँ हो गई, तो ये बंदरपूछ हो गया। फिर आगे बढ़ती है यमुना तब इसमें चंबल मिलती है और चंबल के किनारे इंदौर दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर जब चंबल इसमें यमुना मिल जाती है, जब यमुना आगे बढ़ती है तो इसमें बेतवा मिलती है। बेतवा के किनारे आपको दिखाई दे रहा होगा भोपाल। फिर जब यमुना आगे बढ़ती है इसमें केन मिल जाती है और यमुना जब आगे बढ़ती है तब गंगा में जाकर मिल जाती है प्रयागराज में। इसके अलावा आप देखिए कैमूर, आपको कैमूर दिखाई दे रहा होगा इधर यमुना और सोन नदी के बीच में। इधर देखिए सोन नदी, तो सोन नदी किसकी सहायक नदी, तो गंगा नदी की सहायक नदी है या अमरकंटक से होते हुए आ रही है। इसके अलावा देखिए पटना में जाकर मिल जाती है गंगा नदी में। अब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो आप देखिए इधर फरक्का हो गया है और इधर ये बांग्लादेश में एंटर करती है। इधर देखिए इसकी हुगली वितरिका हो जाती है, हुगली में दामोदर मिलती है और हुगली बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इधर ब्रह्मपुत्र देखिए जिसे जमुना बोलते हैं और गंगा को पद्मा, फिर ये बांग्लादेश में आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके अलावा आप देखिए नेपाल और तिब्बत को देखिए तो जहाँ से कुछ नदियाँ आ रही जैसे कोशी को दिखाई दे रहा है तिब्बत, जो तिब्बत से होते हुए नेपाल में आती है। नेपाल के बाद बिहार और बिहार में गंगा में जाके मिल जाती है।
और नेपाल को देखिए तो नेपाल में आपको गंडक रिवर दिखाई दे रही होगी। तो आप देखिए इनकी महत्वपूर्ण लोकेशन को। अब गंगा नदी की जो सहायक नदी है उनको वापस देखिए, तो आप देखिए कि इनकी जो प्रश्न है वो कैसे बनते हैं। तो वो आपसे पूछ सकता है कि इसमें बाई तरफ से कौन सी नदी मिल रही गंगा में, तो इधर से राम गंगा हो गई, तो कन्नौज यहाँ पर अवस्थित है, वरुण नदी हो गई, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोशी, महानंदा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियां जो होती है। अब इसके दाएं तरफ से देखिए तो इधर से यमुना हो गई, जहाँ इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है गंगा में, टोंस नदी होगी, सोन नदी हो गई। तो इस तरह से आप देखिए भाई इसकी वितरिका देखिए तो ये हुगली नदी इसकी वितरिका हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा जब मिलती है तो कहाँ पर मिलती है, तो ये बांग्लादेश में मिलती है। जब आगे बढ़ती है ये नदी पद्मा के नाम से तो इसमें मेघना मिलती है, और फिर अंत में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब उसी को देखिए गंगा को, तो अब आप देखिए ये गंगोत्री हो गया, इससे ऊपर क्या होता है गौमुख आता है, ये गंगोत्री, गंगोत्री से कौन सी आ रही नदी, ये भागीरथी नदी आगे बढ़ती है। जब ये आगे बढ़ती है तो अब इसमें बिलगंगा आकर मिलती है। अब बिलगंगा आकर मिलती है तो यहाँ पर कौन सा बांध बनाया गया, तो यहाँ पर टिहरी बांध बनाया गया। फिर भागीरथी नदी आगे बढ़ती है। अब हम यहीं पर इसको रोकते हैं भागीरथी नदी को। अब चलते हैं हम अलकनंदा पर, तो अलकनंदा कहाँ से आ रही है, तो बद्रीनाथ से आती है। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें दोली गंगा मिलती है। अब जब दोली गंगा और अलकनंदा मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, तब बनता है विष्णु प्रयाग। फिर आगे बढ़ी अलकनंदा, अलकनंदा आगे बढ़ी तो इसमें नंदाकिनी नदी मिली। अब जब नंदाकिनी और अलकनंदा मिली तो कौन सा प्रयाग बना, तो नंदाकिनी से नंद प्रयाग बना। जब अलकनंदा आगे बढ़ी तब इसमें पिंडार नदी मिली, तब कौन सा जो प्रयाग बना, तो पिंडार नदी से जो कर्ण प्रयाग है वो बना। फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ी तो इधर केदारनाथ में चली, तो केदारनाथ से आपको दिख रहा है कि मदाकिनी नदी आती है। जब ये आगे आती है तब जब अलकनंदा में मिलती है तब कौन सा प्रयाग बनता है, तो ये रुद्र प्रयाग बनता है। अब यहाँ से फिर वापस अलकनंदा आगे बढ़ी, अलकनंदा आगे बढ़ी। अब हमने जो भागीरथी नदी को रोकी थी ये दोनों मिल गई। अब यहाँ पर कौन सा प्रयाग बना, तो देव प्रयाग बना। फिर जब आगे बढ़ती हैं तब ये ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर यहीं से जो इसका नाम है वो परिवर्तन करके गंगा कर दिया जाता है। तो आप देखिए कि कौन कौन से प्रयाग बन रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में पहले प्रश्न बन चुके हैं कि इसका क्रम बताइए। तो सबसे उत्तर में आ गया विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर उसके बाद रुद्र प्रयाग और पांचवा देव प्रयाग। अब उसने ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं कि विष्णु प्रयाग किन नदियों से मिलकर बनता है, तो आप देख पा रहे होंगे अलकनंदा और धौली गंगा से। उसने पूछा हो कि नंद प्रयाग यानी नंदाकिनी और अलकनंदा से। उसने कर्ण प्रयाग का पूछा हुआ तो अलकनंदा और पिंडार नदी से। उसके अलावा रुद्र प्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलकर। फिर उसके बाद देव प्रयाग तो भागीरथी नदी और अलकनंदा से मिलकर बना हुआ है देव प्रयाग। तो ये प्रश्न पूछ चुका वो प्रीलिम से पहले। उसके अलावा आप वापिस इसको मिलान कीजिए तो ये गोमुख हो गया। फिर आप देखिए गंगोत्री हो गया जहाँ से भागीरथी नदी निकल रही है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके अलावा आप देखिए उत्तरकाशी, इसके बाद ये बृहत रेंज हो गई, फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही, आगे बढ़ती जा रही। तो आप देखिए आप तीसरे नंबर पे आइए तो आपको दिख रहा होगा ये बिलगंगा हो गई। अब यहाँ पर आपको देखिए तो यहाँ पर आपको बिलगंगा जब अलग इसमें मिलती है भागीरथी नदी में, तब यहाँ पर कौन सा बांध का निर्माण किया गया है, तो टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। अभी भागीरथी नदी आगे बढ़ रही, अब इसे यहाँ देवप्रयाग पे रोक दीजिए। अब ये कौन सी नदी आ रही थी, ये अलकनंदा। अब इसमें हम ऊपर से चलते हैं वापिस, तो आप यहाँ पे देखिए तो आपको ये सतोपंथ दिख रहा होगा, तो ये सतोपंथ से आ रही है एक नदी। उसके अलावा आप देखिए 5वें नंबर पे देखिए तो आपको सरस्वती नदी दिख रही होगी। 6ठे नंबर पे चलिए तो आपको यहाँ पर बद्रीनाथ दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पर जो केशव प्रयाग हो गया। फिर 7वें नंबर पर चलिए तो विष्णु प्रयाग हो गया। फिर 8वें नंबर पर चलिए तो आपको धौली गंगा दिख रही होगी। अभी धौली गंगा आगे बढ़ती है तो आपको देखिए 10वें नंबर पर आइए तो आपको 10वें नंबर पर नंद प्रयाग दिख रहा होगा, यानी जो नंदाकिनी नदी किसमें मिलती है, अलकनंदा में मिलती है। फिर 11वें नंबर पर चलिए तो आपको 11वें नंबर पर आपको पिंडार नदी दिख रही होगी। तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग का निर्माण करते हो, कर्ण प्रयाग का निर्माण करते हो, आपको कर्ण प्रयाग यहाँ पर दिख रहा होगा। अब 12 नंबर पर चलिए तो आपको ये कर्ण प्रयाग का लोकेशन दिखाई दी। अब 13 नंबर पर चलिए तो आपको ये मंदाकिनी नदी दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर देखिए जब मंदाकिनी अलकनंदा मिल रही है तो कौन सा प्रयाग बना रही है, रुद्र प्रयाग बना रही है। जब अलकनंदा आगे बढ़ती चलती है तब देव प्रयाग, तो आप देखिए देव प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है, इधर से भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलकर ही देव प्रयाग का निर्माण करती है। तो आप देख सकते हैं मैप में अच्छे से समझिए इसको। अब आप यहाँ पर ऋषिकेश को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसकी मैप को देखना था ताकि आपको अच्छे से ये लोकेशन है या जो प्रयाग है वो अच्छे से याद रह सके, क्योंकि प्रीलिम्स में पहले प्रश्न बन चुके हैं यहाँ से। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। जो हमारी पहली खबर थी जिसमें हमने परिवहन विमानों का बड़ा उत्पादक बनेगा आत्मनिर्भर भारत, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसका हमने जिक्र नहीं किया था। तो आप देखिए C295 हो गया है मालवाहक विमान। इसके लोकेशन को मतलब इसकी इमेज को देखिए तो आप इसकी इमेज को देखिए तो प्लेयर से छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए टाटा और एयरबस के बीच में ये समझौता हुआ है जिसके तहत C295 एयरक्राफ्ट है उसको कहाँ निर्माण किया जाएगा, तो भारत में। अब देखिए यहाँ पर 2025 तक
आ जाएंगे 16 एयरक्राफ्ट। तो 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से बनकर आएंगे, बाकी बचे कितने 40, तो टोटल कितने हो गए, तो 50 और 56 हो गए। अब 40 का एयरक्राफ्ट गुजरात के वडोदरा में बनाए जाएंगे। तो आप देखिए इसमें, अब यहाँ पर देखिए तो 2021 में एयरबस के साथ हुई थी डील, तो 21,000 करोड़ की डील सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, तो क्या हो गया एडीएस स्पेस के साथ की थी। इसमें पुराने एवरो 748 की जगह C295 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील हुई थी। अब इसमें क्या तो 56 विमानों की मांग की गई थी, इनमें से 16 तो स्पेन से बनकर आएंगे और बाकी 40 गुजरात के वडोदरा में बनाए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए तो समझौता करते हुए आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा देखिए पीछे सत्यमेव जयते ये C295 का इमेज। अब आप देखिए C295 56 एयरक्राफ्ट फॉर इंडिया, तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, ट्रूली मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन एयरबस और टाटा के बीच में हुई है। उसके अलावा आप देखिए ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी अप टू 51 ट्रुप्स को दिखाया गया है, 14 पेट्रा ट्रुप्स को दिखाया गया है, 5 स्टैंडर्ड पायलट्स को दिखाया गया है। उसके अलावा 54 हेल्थ केयर यूनिट्स को दिखाया गया। तो इसकी कुछ कैपेसिटी को बता दिया किसकी C295 की। यहाँ पर दिखाया गया कि वर्सेटाइल एंड एफिशिएंट और रियल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडिजिनियस सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम फ्रॉम इंडियन, तो ये उसके बारे में कुछ बात बता दी। अब यहाँ पर ज्वाइंट कोलेब्रेशन की बात की गई, जो फर्स्ट 16 एयरक्राफ्ट असेंबल्ड इन स्वीडन, माफ कीजिए स्पेन में, तो स्पेन से भारत में लाए जाएंगे, और रिमेनिंग 40 एयरक्राफ्ट असेंबल्ड इन इंडिया, इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट, अ फाइनल असेंबली लाइन एंड सप्लाई चेन इन इंडिया विथ कैपेसिटी फॉर 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर ऑपरेटेड बाय टाटा विथ द सेम स्टैंडर्ड एज एयरबस फाइनल असेंबली लाइन इन स्पेस। वही चीज वापस दोहरा रहे हैं, बूस्टिंग इंडिया एरोस्पेस सेक्टर विथ 15,000 हाई स्किल्ड जॉब्स, 10,000 इनडायरेक्ट जॉब्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये उसके बारे में कुछ बात कर दी। अब हम वडोदरा की लोकेशन को देखते हैं और उसके अलावा गुजरात के फिजिकल मैप को भी देख लेते हैं हम। तो आप वडोदरा की लोकेशन को देखिए, तो आपको वडोदरा की लोकेशन दिखाई दे रही है, तो किस नदियों के बीच में अवस्थित है, तो ये माही और नर्मदा के बीच में अवस्थित है। नर्मदा के उत्तर में, माही के दक्षिण में अवस्थित है। इधर आप मध्य प्रदेश को देखिए, तो आप पहले गुजरात की सीमा को देखिए, तो इधर पाकिस्तान से लग रही है, राजस्थान से सीमा, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से इसकी सीमा लग रही है। इसमें महत्वपूर्ण नदियों को देखिए, तो माही, नर्मदा और तापी नदी होकर निकल रही है। कहाँ जाके गिरती, तो गल्फ ऑफ खंबात या अरब सागर में जाकर गिरती है। ये दमन और दीव को देखिए, दादर और नगर हवेली को देखिए, तो इन सबको दो चारों को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया है, जिसे हम दमन दीव और दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। उसके अलावा दादर और नगर हवेली की लोकेशन को देखिए, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में इसकी लोकेशन दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा सूरत को देखिए, तो तापी के किनारे अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए इधर भरूच को देखिए, तो नर्मदा के किनारे अवस्थित है। ये गोधरा को देखिए, दाहोद को देखिए, गांधीनगर देखिए इसकी राजधानी। इसके अलावा ये अलग अलग जो शहर है उनको देखिए, ये अहमदाबाद को देखिए। उसके अलावा आप देखिए अमरेली को देखिए, उसके बाद आप पोरबंदर, उसके बाद जामनगर गांधी जो धाम है उसको देखिए, भुज को देखिए, ये गल्फ ऑफ कच्छ हो जाती है, राजकोट हो गया है। तो इस तरह से हमें इसकी लोकेशन को देखना। अब उसी को एक अन्य इमेज में देखिए, पाकिस्तान हो गया, ये रन ऑफ कच्छ हो गया, ये गुरु शिखर जो राजस्थान की ऊंची चोटी हो गई, जो अरावली की ऊंची चोटी है। ये साबरमती रिवर को देखिए, इसके किनारे गांधीनगर बसा हुआ है, इधर अहमदाबाद बसा हुआ है। और ये कहाँ जाके गिरती थी, तो गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिरती है। माही नदी को देखिए, तो माही नदी के किनारे कौन से शहर अवस्थित है, तो आपको वडोदरा दिखाई दे रहा होगा। तो ये कहाँ जाके गिरती, तो ये गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिरती है। नर्मदा को देखिए, तो भरूच दिखाई दे रहा होगा, ये गल्फ ऑफ खंबात या अरब सागर में जाकर गिरती है। सूरत को देखिए, तापी किनारे के किनारे, तापी नदी के किनारे अवस्थित, तो ये गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर रही है, अरब सागर में जाकर गिर रही है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर गिर जो नेशनल पार्क है वो अवस्थित है। उसके अलावा भुज को देखिए, मांडवी को देखिए, यहाँ पर कांडला पोर्ट को देखिए, उसके बाद गांधीधाम है, राजकोट हो गया, अहमदाबाद हो गया, भावनगर हो गया, वडोदरा देख लिया हमने, सुरेंद्र नगर। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिटीज हो गई हैं। तो इस तरह से हमें इसकी मैप को भी देखना था। तो जो हमारा जो विश्लेषण है वो तो यही समाप्त होता है। अब अंत में जिन कंट्रीज की और जो लोकेशन की हमने बात की उनको गूगल मैप में देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो हम सबसे पहले हमको चलना है सोमालिया, चलते हैं हम। तो सोमालिया आने के लिए हमें कौन से सागर से गुजरना पड़ेगा, तो अरब सागर से गुजरना पड़ेगा। या हम कह सकते हैं कि भारत और सोमालिया के बीच में कौन सा सागर दिखाई दे रहा, तो अरब सागर दिखाई दे रहा हो। अब सोमालिया की देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लग रही, तो इधर आपको केन्या दिखाई दे रहा होगा, इथोपिया दिखाई दे रहा होगा, जिबूटी दिखाई दे रहा होगा, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी अवस्थित है। अब उसके अलावा आप देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते थे तो इथोपिया को काउंट करते हैं, जिबूटी को, सोमालिया को काउंट करते हैं। इसके अलावा आप देखिए इधर ये इरिट्रिया हो गया, ये केन्या हो गया है।
अब सोमालिया की राजधानी क्या होगी, तो मोगादिशु इसकी राजधानी हो जाती है। इसके अलावा आप चलिए इसमें महत्वपूर्ण आपको जो सिटी है वो देखिए, जैसे इसमें बेरबेरा, इसके कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा देखिए ये बोसासो दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा आप देखिए ये जिबूटी, तो जिबूटी की राजधानी दिखाई दे रही होगी। इधर अदन की खाड़ी होगी इसके उत्तर में। उसके अलावा आप देखिए इसके जो गलकायो, उसके अलावा महत्वपूर्ण जो पोर्ट्स को देखिए आप, इसकी लोकेशन को देखिए, तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि जो अफ्रीका में जो समुद्र से कोई जहाज निकलता है तो उसमें जो डाकुओं का खतरा सबसे बना रहता है। तो जो अगर कोई देश अगर सोमालिया में अपना नौसेना अड्डा स्थापित करता है तो वो अरब सागर पर निगरानी कर सकता है, या अरब सागर के अलावा यहाँ अदन की खाड़ी के यहाँ पर अपना नौसैनिक अड्डा होता है, तो यहाँ से जो भी जहाज या मालवाहक गुजरेंगे उस पर निगरानी की जा सकती है या उनकी सप्लाई चेन को बाधित की जा सकती है। तो इसलिए भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ये सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सारे देश सोमालिया पे है, जिबूटी पे है, तो यहाँ पर अपने नौसैनिक बेस जो ये उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी जो यहाँ पर पकड़ मजबूत की जाए इंडियन ओशन में। उसके अलावा आप देखिए सोमालिया से तो आपको यहाँ पर कुछ लाइन जैसी दिखाई दे रही होगी, तो ये क्या होगी, तो ये इक्वेटर होगी जो सोमालिया से होकर गुजर रही है। और मेगादिशु जो इसकी राजधानी उस जो इक्वेटर के उत्तर में अवस्थित है। उसके अलावा और भी लोकेशन को देखिए, जैसे इसकी महत्वपूर्ण रिवर की बात की जाए तो आपको एक जुबा रिवर से उसकी दिखाता हूँ। तो ये जुबा नदी हो गई जिसकी किससे संबंधित है, तो सोमालिया से संबंधित है। तो आप देख पा रहे हैं इसकी लोकेशन तो कहाँ जाके गिर रही है, तो आप देखिए तो ये इंडियन ओशन में जाके गिर जाती है। उसके अलावा इसकी एक और महत्वपूर्ण रिवर थी वो भी देखिए आप, तो ये रही वो रिवर जिसकी हम बात कर रहे थे, तो शे बेला रिवर्स हो गई। तो ये कहाँ जाके गिरे, तो इंडियन ओशन में जाकर गिर रही है। अब आप इसके फिजिकल मैप को देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका किस तरह का मैप है। तो इस तरह से आप कुछ आइडिया लगाने का प्रयास कीजिए कि इसमें ज़्यादातर तो आपको जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र या उपसारा वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा आप देखिए कि इसके अलावा आप और भी चीज़ों को देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। तो आपको ये रिवर्स जैसी लोकेशन दिखाई दे रही होगी लाइन के फॉर्म में, तो आप देखिए तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो शेबेला रिवर हो गई है। उसके अलावा आप नीचे चलिए तो आपको जुबा रिवर्स दिखाई दे रही होगी। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण रिवर्स हो जाती है। अब हम चलते हैं साउथ कोरिया। तो वापस हम दूसरे मैप पे आते हैं। अब हम वापस भारत आ गए अरब सागर से। अब हम बंगाल की खाड़ी से होते हुए फिर मलक्का स्ट्रेट से होते हुए साउथ चाइना सी से होते हैं वापस चलते हैं कहाँ पर, साउथ कोरिया। तो आप चलिए ये फिलीपींस सागर हो गया, इधर पूर्वी चीन सागर हो गया। तो आप पूर्वी चीन सागर आ गए, तो आप देखिए लोकेशन को देखिए सबसे पहले, तो ये येलो सागर हो गया, ये पूर्वी सागर या जापान सागर बोल सकते हैं, इनके बीच में अवस्थित है। उसके अलावा देखिए इसकी लोकेशन, इसके उत्तर में क्या हो गया, तो उत्तर कोरिया हो गया। और इसके जो महत्वपूर्ण जो इसकी राजधानी उसको देखिए, तो सियोल इसकी राजधानी हो जाती है। उसके अलावा आप देखिए इसके महत्वपूर्ण शहर आपको दिखाई दे रहा हो, ग्वांगजू, बुसन और जो इंचियन है, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो सिटी है वो दिखाई दे रहे होंगे। उसके अलावा आप देखिए इन दोनों के बीच में सीमाओं को देखिए, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में यहीं से 38 डिग्री अक्षांश होकर गुजर रही है। उसके अलावा आप इसके दक्षिण में और देखिए तो आपको जेजू स्टेट दिखाई दे रही है। तो ये जेजू स्टेट हो जाती है, जेजू आइलैंड्स हो गया है। उसके अलावा आप देखिए इधर कोरियन स्टेट हो जाती है, जो इसके बीच में इधर जापान हो गया है, इधर दक्षिण कोरिया हो गया है। ये तुसीमा आइलैंड दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस तरह से हमें इसकी लोकेशन को भी देखना था। अब हम वापस भारत पे आते हैं। तो भारत पे आ गए हम वापस। अब हम चलते हैं गुजरात। तो गुजरात में आप देखिए तो ये गुजरात का लोकेशन हो गई। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर आपको झील दिखाई दे रही होगी, तो ये कच्छ का रण झील हो गई है। उसके अलावा आप देखिए वडोदरा को देखिए, तो ये महानदी के किनारे आपको दिखाई दे रहा होगा, सुरेंद्र नगर दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा आप और भी चीज़ों को देखिए, जैसे यहाँ पर ये नाल सरोवर झील हो गई है। उसके अलावा आप देखिए ये बोलात हो गया है, ये खंबात की खाड़ी हो गई है, ये आनंद हो गया, ये अहमदाबाद हो गया, ये वडोदरा है। तो वडोदरा को देखिए आप, तो ये माही नदी हो गई है। अब वडोदरा में क्या किया जा रहा है, तो जो C295 है जो टाटा और एयरबस मिलकर जो इसका निर्माण करेंगे, तो आप देखिए तो कहाँ पर निर्माण किया जाएगा, तो ये वडोदरा में किया जाएगा। तो आप देखिए ये यहाँ पर एक नदी और दिखाई दे रही है, विश्रामिनी रिवर्स को दिखाई दे रहा है। अब इसको फिजिकल मैप में देखिए आप वडोदरा को एक बार, आप देखिए ये रिवर आपको दिखाई दे रही होगी।
ठीक है, इस तरह से आप इस गूगल मैप पे देखिए। हम चलते हैं मच्छू रिवर को देखते हैं, तो आप ये नदी को भी देख लीजिए साथ साथ में, माही रिवर को जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये इसी के किनारे अवस्थित है। इसके अलावा आप चलते हैं मच्छू रिवर्स पे चलते हैं, यहाँ पर भी हादसा घटित हुआ है पोल टूटने से, केबल पोल टूटने से। अब मोढेरा गांव को भी देख लीजिए जो चर्चा में बना हुआ है, जहाँ पर सारे घरों पर जो सोलर प्लेट है वो लगा दी गई, जिसे सूर्य गांव भी बोल सकते हैं। अब इमेज में देखिए, तो ये इमेज जूम नहीं कर पा रहा ज़्यादा। तो आपको कुछ ऊपर से ग्रीन कलर का जैसे कलर दिखाई दे रहे होंगे, तो कुछ प्लेट्स को दिखाया गया है मोढेरा गांव, क्योंकि ये अभी चर्चा में भी बना हुआ है। आप देखिए ये कौन सी नर्मदा मेन जो केनाल है उसके किनारे अवस्थित है मोढेरा गांव। ये पुष्पवती नदी है जिसके किनारे अवस्थित है। ये सूर्य मंदिर ओपन हो गया, ये लेक हो गई दिखाई दे रही है। ये हवा महल मोढेरा, क्योंकि ये भी चर्चा में भी बना हुआ, तो क्योंकि यहाँ पर जो गांव है उसमें जो गांव में जो सभी जो घर है उन पर जो सोलर प्लेट है उनको लगा दिया गया, यानी पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर ये गांव है उसको निर्भर हो गया है। इस तरह से ये चर्चा में बना हुआ था। अब हम जिसकी मच्छू नदी की बात करें उसको देखते हैं। अब आप देखिए ये कौन सा होगी, तो ये मोरबी में दुर्घटना हुई, तो ये उसका लोकेशन दिखा दिया है। अब देखिए अब हम चलते हैं सबसे शुरुआत में, तो आप देखिए ये झील हो गई, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये मच्छू डैम हो गया है। अब ये मच्छू डैम हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये मच्छू डैम का आपको लोकेशन दिखा दी, ये लोकेशन हो गई। अब यहीं से देखिए आप, अब जैसे हम आगे बढ़ रहे तो ये मच्छू रिवर्स हो गई है। अब आप देखिए ये मोरबी जहाँ पर भी घटना घटित हुई है, जहाँ पर जो केबल पोल है उसके टूटने की वजह से 200 से ज़्यादा लोग जो प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि निशान आ गया है, खतरा दिखाई दे रहा है। ये मोरबी में दुर्घटना 31 अक्टूबर को दिखाई दे रही है। तो आप देखिए ये गुजरात के मोरबी में पोल टूटने से अब तक 51 लोगों की मौत, मरम्मत के बाद 4 साल बाद, तो ये कुछ बताई गई है उसके बारे में। तो ये इस वजह से यहाँ पर उसका निशान भी आ गया खतरे का। आप देखिए ये मोरबी रिवर्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन को। ये आपको देखिए ये मोरबी रिवर्स, यहाँ से वित्रिकाम बढ़ जाती है, ये मच्छू रिवर्स, ये उत्तर में जो रण का कच्छ है वो आ जाता है। तो इस तरह से हमें इसकी लोकेशन को भी देखना था। तो इस तरह से जो हमारा विश्लेषण है वो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।